हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज की हमारी सीरीज़ का टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास। तो कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगता है, कुछ लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो फिर भी हमें पढ़ना तो है। अब क्योंकि देखिए मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस की है वो इतिहास में आपको पता है कि 3 तरह के पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इतिहास में भी, तो उसमें मॉडर्न इंडिया का जो कवरेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको इग्नोर तो नहीं करना है। तो शांत मन के साथ चलिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप इंजॉय ज़रूर करिएगा इसको, और कभी भी हिस्ट्री पढ़ते समय कभी भी उसको बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको स्टोरी से कनेक्ट करके ही पढ़ा करिए, वरना हिस्ट्री से ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए कोई और नहीं होगा अगर आप उसको गलत तरीके से पढ़ेंगे तो। चलिए, तो अफ़गानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। बामियान या बामियान कहीं कहीं लिखा रहता है। ये बेसिकली किसके लिए फेमस था? हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, यानी वहाँ जो है उनका प्रिंटिंग होती थी, या बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो देखिए, प्राचीन समय में अफ़गानिस्तान भारत का ही पार्ट था। अब आप जब देखते हैं भारत की जो संरचना अभी इस समय ऐसी सी है, तो वो ऐसी नहीं हो के सॉरी, ये भारत तो नहीं, पता नहीं क्या लग रहा है। तो ये पूरा रीजन जो है अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान वाला, आप समझ लीजिए कि ये पूरा कनेक्ट था, तो सब एक हिस्सा था। तो जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ, तो वहाँ पर भी जा कर के लोगों ने, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने अपना जो है प्रतिमा वगैरह वहाँ बनवाई और सब करी। तो अफ़गानिस्तान का बामियान बेसिकली बुद्ध प्रतिमाओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, क्या होता है कि फिर बाद में जब यहाँ तालिबानी शासन और तालिबान जो है इनका वर्चस्व बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे नष्ट कर दिए जाते हैं। बहुत कम ही अवशेष रह गए हैं बौद्ध प्रतिमाओं के। तो अफ़गानिस्तान का बामियान जो है वो पहाड़ियों को काट कर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। पहाड़ी रीजन है, आपको पता है, वो किरथर सुलेमान वाली रेंज जो है उधर है। और तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। बस ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी कुछ बर्बाद किया है इस शासन ने। खैर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 और सूची 2 में बताना है कौन सा, बाकी के 3 जो है वो सुमेलित होंगे। तो राजवंश और जो सिक्कों की धातुएं जो हैं वो आपको बताना है किसके समय में कौन कौन से सिक्के पॉपुलर थे। तो कुषाण जो है वो स्वर्ण और ताम्र, बिल्कुल सही, कुषाण के समय में दोनों पॉपुलर थे। गुप्तास के समय स्वर्ण और रजत, बिल्कुल सही, क्योंकि उनका जो है स्वर्ण सिक्कों के लिए जो है गुप्त शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है जलाने वाले कौन थे? गुप्तास के। सातवाहना स्वर्ण, तो ये जी गलत है। सातवाहन के समय स्वर्ण नहीं था, उन्होंने केवल तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। और कलचुरी जो थे स्वर्ण, रजत और तांबा, तो ये भी सही है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी होगा। क्यों? क्योंकि ये सातवाहन स्वर्ण से सुमेलित नहीं है। राइट। अब देखिए, कुषाणों में सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के चलाए, ऐसा तो नहीं है। इन्होंने यहाँ पे ये लिख के गलत कर दिया है, इसको आप काट दीजिए। क्योंकि जब आप देखेंगे किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक से, तो गुप्तास जो हैं वो जाने जाते हैं सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने में। ठीक है, कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में चलाए होंगे या जो भी है, लेकिन शुद्ध जो है, शुद्ध की बात करेंगे तो वो गुप्ता डायनेस्टी आती है। यद्यपि हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले हिंद यवन जो इंडो ग्रीक थे, उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो प्रचलन में ये लोग लेके आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है मात्रा इन्होंने बढ़ाई, फिर शुद्धता गुप्ताज ने बढ़ाई, इस तरह से। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए, गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के, कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और तांबे के चलाए, लेकिन सातवाहनाज ने स्वर्ण सिक्के नहीं बल्कि चांदी, तांबे और सीसे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है हमेशा। अच्छा, रही बात इस डाउट को लेकर के, तो हाँ, कहीं कहीं पे अगर गलत लिख भी दिया है तो आप ध्यान रखिएगा, आयोग हमेशा एनसीईआरटीज़ को ही प्रेफरेंस देता है। भले ही 10 किताबों में सेम आंसर हो, लेकिन एनसीईआरटी में अगर एक भी आंसर अलग लिखा है तो प्रेफरेंस एनसीईआरटी को ही दी जाती है। तो आप किसी भी एनसीईआरटी को उठा के देखेंगे तो गुप्ताज इज़ बेसिकली फेमस फॉर सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के। ओके। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख, चलिए, हाथी गुम्फा जो है खारवेल के जो शासक थे, बेसिकली उनको ही बताता है, तो ऑप्शन और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खारवेल इज़ रिलेटेड विद हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए, उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासन काल तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है, और एकमात्र स्रोत है ये खारवेल का इतिहास जानने के लिए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा या शासक का क्या नाम था? यानी कि बेसिकली
2 तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए। प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड विद समुद्रगुप्त, लेकिन उसमें और राजाओं के भी बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो कोसल के शासक का क्या नाम था ये बताना है हमने। शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या महिपाल। तो जब आप देखते हैं तो उसमें जो राजा कोसल के राजा जो थे वो महेंद्र का नाम दिया हुआ है। जो 19वीं 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय का भी लेख है और उनसे ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें दक्षिणापथ के 12 और राज्यों के नाम और उनके राजाओं के भी नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कोसल का राजा महेंद्र था और दक्षिणापथ के राज्यों को सबसे पहले समुद्रगुप्त ने पहले जीता। देखिए क्या था, बाकी जो इससे पहले थे वो लोग नहीं मतलब उसको जीत पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन दक्षिणापथ को जीतने वाला कौन था? समुद्रगुप्त। लेकिन फिर कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया था, उनको दया आ गई होगी तो फिर स्वतंत्र कर दिया, सब बात की बात है। शक विजेता किसे के रूप में किसे जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग मेरी क्लास उस पर लिए हुए हैं वो तो आराम से बता देंगे, ठीक है। ऐप पे मेरी क्लासेस थी हिस्ट्री की फॉर GIC लेक्चरर। अच्छा, इसके नया नोटिफिकेशन भी आ गया है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, प्रवक्ता के कुछ और पोस्ट भी निकाले हुए हैं इन्होंने, तो देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। देखिए शकों को सबसे ज़्यादा हराने वाले जो विजेता के रूप में उसको कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ध्यान रखिएगा, ये शक विजेता भी कहा जाता है इनको, और कहीं कहीं इनका नाम शकारी और इस तरह का लिखा हुआ है क्योंकि शकों को हराने वाले थे ये। और क्या था? पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह। अब ये देखिएगा सबसे अंतिम राजा कौन था शकों का? रुद्र सिंह थर्ड। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया और पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन किया, और इसीलिए इन्हें एक अन्य उपाधि इनको शाकारी भी दी गई है, ठीक है। इस उपलक्ष्य में क्या किया था? चांदी के सिक्के चलवाए थे, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब देखिए संप्रदायों से रिलेटेड जैसे बारकरी संप्रदाय हो गया, ये हो गया, और बहुत सारे अन्य अन्य संप्रदाय हैं, तो वो देखते चलिएगा। रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या उदयन। तो जो नव्य न्याय बेसिकली जाना जाता है वो गंगेश उसके संस्थापक थे, ठीक है। नव्य न्याय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति, इनकी एक कृति भी थी, तत्व चिंतामणि से हुआ, ठीक है। मतलब इस कृति में इन्होंने इस संप्रदाय का वर्णन किया है और वहीं से ये जो है पॉपुलर हुआ। और इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम, दीघतिकार, रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ जगदीश, गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध है। मतलब इसके संवर्धन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए। लेकिन प्रवर्तन के बारे में बात आएगी तो वो आचार्य गंगेश ही नाम याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सारा ये सब आपसे नहीं पूछेगा कि इसका संवर्धन किसने क्यों किया, कैसे किया, सारी कहानी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए भाई बताइए, गौतम, कपिल, कणाद या जैमिनी। तो ये सारे के सारे, जैसे न्याय दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, पूछता है। तो अभी न्याय दर्शन आपको बताना है। तो न्याय दर्शन जो थे वो ऋषि गौतम थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य से रिलेटेड है कपिल, वैशेषिक से कणाद, और मीमांसा जैमिनी। और मीमांसा वाला तो बार बार पूछा जाता है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है। और योग दर्शन की पतंजलि आपको पता ही होगा, ठीक है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, पहले तो ये जान लीजिए राजस्थान में पड़ता है भीनमाल, ठीक है। तो फाहियान, संगयून, हुएनसांग या इत्सिंग। तो सबसे ज़्यादा जो जगहों पे घूमने वाले एक हैं भैया हमारे हुएनसांग, ये जो है भीनमाल की यात्रा की थी, और बहुत ज़्यादा घूमने के कारण इनको जो है एक उपाधि भी दी गई है। आइए आपको दिखाती हूँ मैं। हुएनसांग ने भीनमाल की यात्रा की, जो चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। बस ये भी आपको ऐड ऑन करना है अपने नोट में, किसके समय में कौन भारत आ रहा है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हद से ज़्यादा मतलब घूम घूम करके लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, फिर अपनी जगह पे ले जाना उसको लिख करके, और ठीक है। इनकी यात्रा विवरण को क्या कहा जाता है ये भी आपसे पूछा गया है, CU की, किसकी? हुएनसांग की, याद रखिएगा। चलिए जी आगे, अगला क्वेश्चन भाई सुमेलित करना है। चलिए, दरबारी कवि और राजा। तो अमीर खुसरो, तो आग बंद करके आप अलाउद्दीन खिलजी लगा दीजिएगा, क्योंकि अमीर खुसरो जो है इनके साथ थे। अब जिन लोगों ने पद्मावत वगैरह देख रखी है वो तो आराम से लगा देंगे खट से, कुछ और कोई वही नहीं है। और कालिदास जो है वो कालिदास थे चंद्रगुप्त के समय में। 1 सेकेंड, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 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 1 सेकेंड
4 तो मिला लिया। चलिए पहले बाकी के 2 मिला लेते हैं, फिर देखते हैं। ये ट्रिक है, बाणभट्ट को आपको मिलाना है हर्षवर्धना से, ठीक है। बाणभट्ट, एक सेकेंड क्या हो रहा है। कालिदास को चंद्रगुप्त, सही तो है, कालिदास इज रिलेटेड विद चंद्रगुप्त, द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। और हरिकेश जो थे वो समुद्रगुप्त के थे। बाणभट्ट हर्षवर्धना से, हाँ सही है भाई। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत नज़रें चकराती हैं और लगता है कि ऐसा तो नहीं गलत मिल जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। काफ़ी जो है अपना पूरा दिमाग के जो है सारे वो दरवाजे खोल करके इस तरह के क्वेश्चन को मिलाया करिए, क्योंकि एक भी गलत मिलाने से पूरा पूर्ण चेंज हो जाएगा। तो अभी देखते हैं ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1 हमारा बी पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये जो है ये आपका हो गया राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अच्छे से देख लेते हैं। अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के थे, पता है आपको, लेकिन कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि और नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और हरिकेश समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बस ये आपका सही एक्सप्लेनेशन है। निम्न में से किसका शिखर द्राविड़ शैली में बना है। देखिए द्राविड़ शैली में ज़्यादातर जो है वो आपको दक्षिण के मंदिर बने दिखेंगे। नागर शैली जो है वो आपको उत्तर के मंदिरों में ज़्यादातर नागर शैली दिखेगी। एक आध अपवाद भी होंगे तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर उत्तर के मंदिरों में, उत्तर जो भारत है वहाँ के मंदिरों में नागर शैली, दक्षिण में द्राविड़ और वेसर शैली जो है मिक्स्ड, जो संक्रमण क्षेत्र है दोनों का और पूर्वी एरिया है वहाँ पे आपको देखते हैं। तो द्रविड़ शैली में बताना है भीतरगांव, ग्वालियर का तेली, कंदरिया का महादेव या ओसिया। आप देखिए यहाँ आपको फंसा दिया, क्यों? एक्सेप्शनल मंदिर आपसे पूछ लिया है, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन दक्षिण का नहीं है। अब देखिए ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो आपका द्राविड़ शैली में इसका शिखर बना हुआ है, जबकि ये ग्वालियर तो उत्तर भारत का है, लेकिन वही ना एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन में ही हमेशा क्वेश्चन फंस जाता है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्राविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशी और मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी है। इस वास्तु शैली में हिंद और बुद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। तो ये है आपका। आबू का जैन मंदिर किससे बना है, बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बलुए पत्थर से, चूने से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से। तो आबू का जैन मंदिर राजस्थान, और राजस्थान इज बेसिकली फेमस फॉर संगमरमर, ठीक है। संगमरमर की खान है, खदान है। तो जो ताजमहल के लिए आपको संगमरमर मिल रहा था वो भी राजस्थान से ही था। तो आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, ठीक है। बेसिकली किस शासक ने करवाया, भीमदेव प्रथम ने, लेकिन उसके सामंत का नाम अगर आ जाए तो वो भी सही होगा कि विमल शाह ने करवाया था, ठीक है। मतलब इन्होंने, भाई राजा लोग तो अपना काम सौंप देते थे ना कि ये तुम जा कर के करा दो, ये तुम जाके करा दो, तो डायरेक्टली कभी कभी उनका नाम दे देते हैं, या अगर उनके सामंत का नाम भी दे दिया तो वो भी गलत नहीं होगा ऑप्शन। चलिए निम्न जोड़ों में से किसका सुमेल है, मतलब कौन सा है जो सही सुमेल देते हैं। एलोरा की गुफाएं, ना भाई ना, ये शक से नहीं है क्योंकि ये तो राष्ट्रकूटों से रिलेटेड है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो पल्लवों से नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल से बिल्कुल सही है, आँख बंद करके। खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल शासकों ने उस ज़माने में, ये एमपी वाला रीजन जो था, बुंदेलखंड वाला रीजन, वहाँ पे खजुराहो मंदिर फेमस थे। महाबलीपुरम के मंदिर तो नहीं है, ये भी राष्ट्रकूट नहीं है, तो सब उल्टा सीधा इन्होंने लगा रखा है। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया सी। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो कि शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अलग अलग कालों में बनी है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो राष्ट्रकूट इसके लिए जाने जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा है, ध्यान रखिएगा, और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन में थोड़ी और चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ है। अब बताइए, ये तो आपको पता होगा कि चोल ही जो थे सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की नींव लेके आए थे, यानी आप जिसको आज आप पंचायती राज और ये सब बोलते हैं, ग्राम प्रशासन से रिलेटेड। तो सबसे पहला अगर भारत के इतिहास में नींव रखी है किसी ने, एंशियंट हिस्ट्री में ऐसे उठा के देखेंगे आप, तो चोलास थे। चोला डायनेस्टी बेसिकली फेमस थी बहुत स्थानीय स्वशासन के लिए, ठीक है। तो अब इस बारे में किस शिलालेखों से ब्यौरा मिल रहा है, तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर। तो जिन लोगों के लिए ये नया क्वेश्चन है, बता दूं, उत्तर मेरूर अभिलेख से आपको गांव के शासन या ग्राम प्रशासन के बारे में ब्यौरे मिलेंगे, उत्तर मेरूर अभिलेख से, ठीक है। और ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण है उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में, ठीक है। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर
स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। और यही है हमारा स्वशासन, क्या स्थानीय स्वशासन, कि आप लोकल जो है उनको भी आप संस्थाओं को शासन की वो दें, अधिकार दें। भले ही आप उन पर नियंत्रण के लिए रहें, लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं होता था, उससे स्वतंत्र होकर के अपना वो काम करती थी। ठीक है, उसके लिए अलग अलग वो मंत्री और वो सब अधिकारी नियुक्त होते थे। तो ये था कुछ स्थानीय प्रशासन। तो ये जी कुछ हैं बैचेस हमारे, जैसे कि टीजीटी म्यूज़िक हो गया और आर्ट हो गया। इसके अलावा जीआईसी लेक्चर का कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिल रहा है, डेली क्विज, जो सबसे ज़्यादा हमारा सेल होता है। तो उस तरह के सारे क्विजेज़ वगैरह हैं, आप चाहें तो इस नंबर पे आप और भी ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं कुछ भी इसके रिगार्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसको इंग्लिश मीडियम, लेकिन आपको हिंदी मीडियम भी, मतलब हिंदी वाला भी लेके चलना है। भारत सेवक समाज की स्थापना, तो अब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ की भाई? पुणे, महाराष्ट्र में। कब की? 1905। कब की वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब सीक्वेंस से लगाने की बात आती है। दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। चलिए भाई, सिपाही विद्रोह कब हुआ है? 1857, पता है हमको, उसमें कोई दो राय नहीं है। वास्को डी गामा भारत आ रहा है भैया 1498, लगा दीजिए 1498। ठीक है, उसके बाद बाबर और मुगल साम्राज्य की शुरुआत करें 1526, इब्राहिम लोदी को हरा करके। ठीक है, तो अब सीक्वेंस में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 1। तो 2 3 1 कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1। ठीक है, निम्न का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक। तो आर्य समाज इज रिलेटेड विद आगबनकर के दयानंद सरस्वती। ठीक है, ब्रह्मा समाज इज रिलेटेड विद राजा राम मोहन रॉय, और 1828 के करीब इन्होंने किया था। और वेद समाज जो है वो केशव चंद्र सेन और धरलू नायडू से रिलेटेड है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये आपका जो है सही सीक्वेंस है। अब देखिए, पहले का बी, दूसरे का ए, पहले का बी, दूसरे का ए, ऊपर के दोनों ऑप्शन में है। नीचे देख लेते हैं, वेद समाज मतलब 3 का डी और 4 का सी। तो ये बी ऑप्शन आपका हो गया, काफ़ी देखना पड़ता है भाई। तो ये देखिए आपका सही सीक्वेंस, पढ़ लीजिए यहाँ से। बाज़ार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, यानी कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा किस, आप कह सकते हैं सुल्तान या शासक ने बाज़ार व्यवस्था को सबसे अच्छा करने की कोशिश की है। तो जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है, अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था बहुत पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा। ये चाहता क्या था? ये चाहता था कि लोगों के खर्च में कटौती किए बिना सैनिकों को कम से कम हम अच्छी वो दे पाएँ, क्या अच्छी सैन्य व्यवस्था लागू करने के लिए सैनिकों को अच्छी आय देना चाहता था। इसलिए बाज़ार ऐसी व्यवस्था लेके आया कि इनकी जो है इनको प्रॉपर हम वो दे सकें, और राजस्व में भी कोई वो ना हो, कमी ना हो, और इनको जो एक आय हम दे रहे हैं, इनको जो पे कर रहे हैं वो अच्छा पे कर सकें, ताकि एक बड़े अमाउंट में हमारे पास सैन्य व्यवस्था हो। रीज़न क्या था भाई? रीज़न था इसके समय पे चंगेज़ खान का आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सबसे ज़्यादा अगर मंगोल आक्रमण किसी ने झेला है तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो बाज़ार विनियमन प्रणाली बेसिकली इज़ रिलेटेड विद अलाउद्दीन खिलजी। और हाँ, इसका संचालन याद रखिएगा, ये दीवान रियासत नाम का एक अधिकारी था जो इस पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो दीवान रियासत जो है बाज़ार व्यवस्था से रिलेटेड है। दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, रटा है। अकबर द्वारा 1582 के करीब जो है दीन इलाही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और प्रथम अनुयायी कौन था? यह ध्यान रखिएगा, बीरबल 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 बोलते हैं हम, तो बीरबल जो है इसका प्रथम अनुयायी था। और सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही, जिसका कि नाम था दैवीय एकेश्वरवाद, का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। मतलब ये जो है पुरोहित जैसे होते हैं ना, जो धर्म में प्रवेश करने के लिए उसको वो करना, उसका जो क्या होता है उसमें जो क्रियाकलाप होते हैं, जो प्रोसेस होता है, तो अबुल फजल जो है वो इसके पुरोहित थे। सारे ही धर्मों का मिक्सचर था बेसिकली दीन इलाही, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी सारे धर्मों से उठा करके उसको ये बना दिया था, फॉर्म कर दिया था। सन ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है अकबर के किए हुए इम्पॉर्टेंट कामों में उसके ये भी आता है कि दीन इलाही का प्रवर्तन, तो सन ध्यान रखिएगा। शिलप्पाधिकारम का लेखक था, ये साउथ की जो है आप जो है आप कह सकते हैं इसको बाइबल कहा जाता है इसको, शिलप्पाधिकारम।
तो बेसिकली इसका लेखक था इलंगो परणर करिकाल विष्णु स्वामिनी। तो इनके लेखक जो थे इलंगो, ये जाने जाते हैं शिलप्पाधिकारम से। ध्यान रखिएगा ये संगम साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, ठीक है। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, ठीक है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। कदम्ब राजा जो है वो तंजौर, वनवासी, कांची या बादामी। तो देखिए कदम्ब राजा जो है रिलेटेड विद वनवासी, ये इनकी राजधानी थी। थोड़ा सा देखते हैं डिटेल कौन थे ये कदम्ब राजा। इस राजवंश की स्थापना की थी मयूर शर्मन ने, ठीक है। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में ही मिला लिया था। बहुत ज़्यादा बड़ा उनकी डायनेस्टी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो देख लेते हैं इसको। उल्लेखनीय है कि तंजौर चोलों की, कांची पल्लवों की और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। अन्य जो राजधानियाँ हैं वो भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, तो आज के ये सेशन के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि सेशन आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, सब कुछ हो रहा है। थैंक यू बहुत बहुत आज के सेशन के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में।